अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। स्वस्थ पौध हेतु कोकोपिट में टमाटर की नर्सरी तैयार करने पर जानकारी। अधिक उपज हेतु सोयाबीन की देरी से बुआई के लिए उन्नत किस्में और वैज्ञानिक तकनीकी से बुआई। अश्वगंधा की खेती कर किसान ले सकते हैं अच्छा लाभ। हमारे राज्य में टमाटर की खेती बहुत से किसान करने लगे हैं, लेकिन अच्छा लाभ वही कमाते हैं जिसकी अधिक उपज देने वाली किस्मों का चुनाव करके स्वस्थ पौध का वैज्ञानिक तरीके से खेत में रोपण करके खेती करते हैं। और इस समय बहुत से किसान इसकी स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए नर्सरी डालने की तैयारी में भी लगे हैं। लेकिन इस समय खुले में नर्सरी डालने पर अधिक बारिश और कीट व्याधियों के प्रकोप की वजह से स्वस्थ पौध की प्राप्ति नहीं हो पाती। जबकि यदि किसान भाई पॉली हाउस के अंदर प्रोट्रे में नर्सरी डालें तो वो अधिक बारिश और कीट व्याधियों से नर्सरी को होने वाले नुकसान से बचाकर स्वस्थ पौध तैयार कर सकते हैं। तो किस तरह से करें पॉली हाउस में प्रोट्रे में टमाटर की स्वस्थ पौध तैयार, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं ग्राम करमदी, जिला रतलाम के प्रगतिशील किसान भगवती लाल पवार से। मैंने जो अभी टमाटर की नर्सरी तैयार कर रही है उसके अंदर मैंने जो बीजों का जो चयन किया है, एमएनसी कंपनियों के बीजों का चयन किया है। हमारे जो एरिया है जिसमें टमाटर की बहुत अच्छी खेती होती है उसमें अधिकतर लोग इन कंपनियों के बीजों का चयन करके और उसका पौधा तैयार करके और उससे फल लेके और बेचते हैं मार्केट में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टमाटर की खेती करने के लिए नर्सरी में पौध तैयार करनी पड़ती है, जिसमें अनेक प्रकार के कीट व रोगों का प्रकोप होता है और हमें स्वस्थ पौध नहीं मिल पाते। इसीलिए आप कोकोपिट का प्रयोग करते हुए प्रो ट्रे में ग्रीन हाउस तथा पॉली हाउस के अंदर टमाटर की स्वस्थ नर्सरी तैयार कैसे करें, आइए जानते हैं। पॉली हाउस के अंदर पौधा तैयार करके और अभी जो नेट हाउस में मैं बैठा हूँ और ये जो पौधा दिख रहा है मैंने यहाँ अभी नेट हाउस में रख रखा है। मेरा जो प्रोसेस है तैयार करने का वो शुरू से यही होता है कि ट्रे लेते हैं, ट्रे के अंदर कोकोपिट भरते हैं। कोकोपिट भरने का ये है कि मिट्टी के अंदर यदि अपन सीड बीज डालते हैं तो उसमें जब उसका अंकुरण होकर बाहर निकलता है तो उसमें जितनी जड़ें विकसित होती है वो विकास जड़ों का जो होता है वो अधिकतर मिट्टी के अंदर पकड़ में आती है तो टूट जाता है पौधा, हम निकालते हैं। लेकिन कोकोपिट के अंदर यदि बीज डाल के पौधा तैयार करेंगे तो उसमें जड़ों का टूटना नहीं होता है। स्वस्थ जितनी जड़ें होगी वो जड़ों का पूरी तरह हमको पौधा लगाने में मिलेगी। आज ट्रे के अंदर हम लोग कोकोपिट भरने के बाद उसमें एक एक बीजों को डाला जाता है। उसको हम 7 से 8 दिन तक उसको ऊपर नेट डाल के रखते हैं। जर्मिनेशन होने के बाद नेट हटाने के बाद में उसको करीब 15 दिन तक पॉली हाउस के अंदर रखते हैं। फिर 7-8 दिन हम लोग नेट हाउस में उसको 50% धूप 50% छांव के अंदर रखते हैं। वहाँ पर उस पौधे की रखवाली होती है। उसके बाद में पूरी तरह 100% धूप में पौधा रख के उसको पूरी तरह हार्ड करते हैं और उसको करीब 30 से 35 दिन लगते हैं और पूरा स्वस्थ और मजबूत पौधा बनता है। इसमें स्प्रे वगैरह का भी हम रासायनिक जो समय पे लगती है जो छोटी नर्सरियों में वो भी हम समय समय पे दे के और अच्छे तंदुरुस्त पौधे बना के देते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने ग्रीन हाउस के अंदर प्रो ट्रे में टमाटर की स्वस्थ नर्सरी तैयार कैसे करें
इसके बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कि ग्रीन हाउस तथा पॉली हाउस के अंदर कोकोपीट का प्रयोग कर प्रो ट्रे में टमाटर की नर्सरी तैयार करने से कौन कौन से लाभ होते हैं। नर्सरी जो मैंने ट्रे में तैयार कर रखी है उसका महत्व यह है कि सामान्यतः पहले लोग जमीन पर भी इसको तैयार करते थे, लेकिन उतना स्वस्थ और मजबूत पौधा नहीं मिल पाता था, ताकि जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, उस अनुसार वो लड़ सके। इसमें स्वस्थ और मजबूत पौधा बनता है। जर्मिनेशन की भी बात करें तो जर्मिनेशन भी बहुत अच्छे से होता है। अपन मिट्टी के अंदर और कोकोपीट में जर्मिनेशन का बहुत अच्छा सा अंतर देखने को मिल जाएगा। वहां से कोकोपीट में बहुत अच्छा जर्मिनेशन होता है। किसान भाइयों, जो मेरे हाथ में एक स्वस्थ और तंदुरुस्त पौधा आप देख रहे हैं, इस पौधे को आप देखेंगे, ये मेरे नर्सरी के इसमें ही तैयार किया हुआ है। जिसकी जड़ों के बारे में बात करूँ तो पूरी तरह व्हाइटनेस मिलेगी आपको। पौधा भी पूरी तरह स्वस्थ है। आप इसको कितनी भी हवा होगी तो ये पौधा वो नहीं होगा, मूर्छित नहीं होगा। पौधा जब अपन लगाते हैं जो नर्सरी का होता है, उसमें 20 से 25 दिन पहले फलों का आना चालू हो जाता है। सामान्यतः पहले लोग जो लगाते थे, जो खेत में तैयार नर्सरी करके लगाते थे, उसमें ज़्यादा समय लगता था। 20 से 25 दिन बाद उसमें फ्रूट आता है। लोगों को इसकी आवश्यकता आज के समय में लग रही है। मैं भी इसकी खेती कर रहा हूँ और अपने खेतों में लगा के बहुत अच्छा उत्पादन ले रहा हूँ। उत्पादन में भी इससे फर्क पड़ता है। ये एक ट्रे में डाल के तैयार करने का एक अच्छा सा फायदा ये भी है कि हम इसको ट्रांसफरेबल है। हम एक जगह से दूसरी जगह इसको उठा के रख सकते हैं। यदि हम जमीन में जहाँ पर एक जगह नर्सरी डाली है उसको हम इधर उधर नहीं हटा सकते हैं। वहाँ पर कुत्तों का और चींटियों का या अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती है, वो हमें ट्रे के अंदर तैयार करने में नहीं आती है। जहाँ यदि कोई परेशानी है, बारिश अधिक हो, तो हम लोग इधर से उधर उठा के भी रख सकते हैं, कहीं भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें हम लोग वेंचुरी के माध्यम से इसमें फर्टिगेशन वगैरह कर लेते हैं। सामान्यतः जो घर पे नर्सरी लगाते हैं उसमें ये चीज़ नहीं हो पाती थी। सिंचाई हम शावर के माध्यम से करते हैं, नली के माध्यम से, फुहारा जो होता है उसके माध्यम से सिंचाई भी इस पे आसानी से हो जाती है। इससे जितना पानी यदि इसमें ज़्यादा हो भी जाता है तो नीचे ट्रे के नीचे एक होल होता है जिसके माध्यम से वो पानी वापस निकल जाता है। पानी की मात्रा भी ज़्यादा नहीं रहती है। फिर एक इसका बेनिफिट ये है कि हम लोगों को कितना पौधा लगाना है उस हिसाब से हमकी सीड की काउंटिंग भी हो जाती है। हमारा जो बजट होता है वो कभी बिगड़ता नहीं है। हमें 2000 पौधे लगाना है तो हम 2000 पौधे अपने लग जाएंगे, बाकी का निकाल के फिर अलग से लोगों को बेचना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या अपनी पूरी तरह काउंटिंग होती है कि हमें कितना पौधा लगाना है, वो भी इस चीज़ से हमको बेनिफिट मिलता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य में खरीफ तिलहनी फसलों में सोयाबीन की खेती बड़े क्षेत्रफल में की जाती है और प्रदेश के ज्यादातर किसान भाइयों ने इसकी बुआई भी कर दी है। लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण जो किसान इसकी बुआई नहीं कर पाए हैं, उनको इसकी खेती से अधिक उपज लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जैसे कि देरी से बुआई हेतु उन्नत किस्म का चयन, बीज की मात्रा और वैज्ञानिक तरीके से बुआई। तो देरी से बुआई हेतु सोयाबीन की उन्नत किस्में कौन सी हैं और इसकी बुआई की वैज्ञानिक विधि क्या है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर ML केवट। इस वर्ष मध्य प्रदेश में आप सभी जानते हैं कि जो वर्षा है लेट चालू हुई है। लगभग 30 जून के आजू बाजू वर्षा चालू हुई है। तो प्रदेश को जैसे आप जानते हैं कि सोया स्टेट करते हैं, क्योंकि इसमें 60 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की काश्त हो रही है। लेकिन हमारे किसान भाई सोयाबीन की जो बोनी में है वो लेट हो गए हैं। तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि यदि इस स्थिति में भी किसान भाई
यदि सोयाबीन की काश्त करना चाहते हैं तो उनको जल्दी पकने वाली प्रजाति का चयन करना चाहिए। सोयाबीन की खेती प्रदेश में 750 से 1500 मिलीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में की जा सकती है। इसकी खेती के लिए ये चिकनी दोमट मिट्टी, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी हो और अच्छे जल निकास वाली भूमि उपयुक्त मानी जाती है। ध्यान रखें कि इसकी खेती बहुत ही रेतीली तथा अति क्षारीय या अम्लीय भूमि में न करें। भूमि की तैयारी के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि एक बार बखरनी कर दें कल्टीवेटर के माध्यम से, फिर 2 बार आपको डिस्क हैरो चलाकर खेत को भुरभुरा कर दें, मिट्टी को भुरभुरा कर दें, उसके बाद पाटा मार दें और इसके साथ ही जल निकासी की व्यवस्था जरूर करें। तो जब भी सोयाबीन की काश्त यदि अभी करते हैं, लेट अवस्था में करते हैं, तो 20 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो स्पोर और 20 किलो पोटाश प्रति हेक्टर के हिसाब से बोनी करते सीड ड्रिल के फर्टी सीड ड्रिल के माध्यम से बीज से 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे बोना चाहिए। अब बात करते हैं किस्मों के चयन के बारे में। किसान भाइयों, किस्मों का चयन क्षेत्रीय अनुकूलता, फसल चक्र एवं कीट रोगों के प्रकोप एवं सिंचाई व्यवस्था के आधार पर करना चाहिए। इसकी प्रमुख उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। तो जल्दी पकने वाली प्रजाति जो नवीनतम प्रजाति आई है उसमें आप जाते हैं कि जवाहर सोयाबीन 2034 है। वो लगभग 80-85 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसमें जो पीला विषाणु रोग सहने की भी क्षमता है। और इसके अलावा जवाहर सोयाबीन 2069 है, इसका भी हम किसान भाई चयन कर सकते हैं और इसकी जो उपज है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से प्राप्त होती है। और इसमें भी जो पीला विषाणु रोग जिससे आज बहुत बड़ी समस्या है, इससे भी प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त है। वो काला रोट है, इससे भी इसकी समस्या कम होती है। तो इन प्रजातियों को किसान भाइयों को चयन करना चाहिए। साथ ही बीज खरीदते समय ध्यान रखें कि उन्नत, स्वस्थ, शुद्ध एवं उच्च अंकुरण क्षमता 70% से अधिक हो, ऐसे बीजों का ही चयन करें। यदि संभव हो तो आधार पर प्रमाणित बीज का ही चुनाव करें तथा अपने खेत पर कम से कम 2 प्रजातियों को अवश्य लगाएं। बीज उसका 100 दाने का वजन कितना है, इसके हिसाब से बोनी करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर ऐसी प्रजाति जिनका वजन 100 दाने का वजन कम हो 12 ग्राम के आजू बाजू, तो उनको 60 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से बोनी करना चाहिए। और जिन प्रजाति का वजन 100 दाने का वजन लगभग 14 ग्राम के आजू बाजू हो, तो उनको 70 से 75 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से बोनी करना चाहिए। और ऐसी प्रजाति जिनका दाने का वजन 100 दाने का वजन ज़्यादा होता है, 17-18 ग्राम होती है, ऐसी प्रजातियों का हमको 100 किलो बीज प्रति हेक्टर के हिसाब से बोना चाहिए। बोनी करने के पूर्व किसान भाई हमारे ध्यान रखें कि बीज उपचार जरूर करें। उनको चाहिए कि कार्बनडाजिम 1 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से आप फफूंदीनाशक से बीजोपचार कर लें। फफूंदनाशक दवा से उपचारित करने के बाद छाया में सुखाकर राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम व PSB कल्चर 5 ग्राम से प्रति किलो बीज को अवश्य उपचारित कर लें। इसके बाद बीज को छाया में सुखाएं और उपचारित करने के 6 घंटे के अंदर बीजों की बुवाई अवश्य कर दें। और जब भी बोएं तो हमको कतारों में बोना चाहिए। आजकल देखा गया है जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, खेत समतल है और उसमें मेड़ है, तो इनको रिज फरो पद्धति से, जिसको मेड़ कूड़ पद्धति से बोना चाहिए। और इसके अलावा आजकल बेड प्लांटर आ गए हैं, रेज्ड बेड जिनको कहते हैं, तो 2 उसमें बेड बनाते हैं और दोनों बेड के दोनों तरफ उसमें नालियां होती हैं और दोनों बेड के बीच में भी नाली होती है। तो वर्षा का अधिक जल इन नालियों के माध्यम से खेत के बाहर चला जाता है। और जिन क्षेत्रों में थोड़ी कम वर्षा होती है, उदाहरण के तौर पर आपका मालवा रीजन है, तो वो ब्रॉड बेड जो BBF जी कहते हैं, ये भी बना सकते हैं, जिसके बेड के दोनों तरफ आपकी नालियां होती हैं लेकिन बीच में नहीं होती। तो ये भी उन्नत तरीके हैं, इनको भी किसान भाई अपना सकते हैं। अब बात करते हैं जल प्रबंधन की। सोयाबीन की फसल को साधारणतया सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु यदि बीच में लंबा सूखा काल हो तो प्रमुख क्रांतिक अवस्थाओं जैसे बीज अंकुरणवान, वृद्धि, पुष्पम व फली बनने की अवस्था में सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है।
इन अवस्थाओं में पानी की कमी से उत्पादन में 50% तक की कमी आ सकती है। अब आइए बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। इस समय खरीफ के मौसम में नींदाओं की बहुत समस्या होती है, तो जिन क्षेत्रों में सोयाबीन में सकरी और चौड़ी पत्ती वाले नींदाओं की दोनों की समस्या हो, उस स्थिति में एमाजा थापर 75 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोल बना लें और जब आपकी फसल लगभग 15 और 20 दिन की हो जाए तो आप छिड़काव करें। तो आप देखेंगे कि जो अधिकतर सक्रिय पत्ती वाले और कुछ चौड़ी पत्ती वाले जो सोयाबीन के साथ आते हैं, इनका भी निदान हो जाता है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य में औषधीय फसलों की बात अगर की जाए तो खरीफ मौसम में अश्वगंधा, सफेद मूसली आदि फसलों की खेती की जाती है और इनसे प्रदेश के जो भी किसान भाई अश्वगंधा की खेती करना चाहते हैं वो इसकी खेती से अधिक लाभ तभी ले सकते हैं जब वो इसकी उन्नत किस्मों का चुनाव कर वैज्ञानिक तरीके से बुआई करें। तो अश्वगंधा की उन्नत किस्में कौन सी हैं और इसकी बुआई की वैज्ञानिक तकनीकी क्या है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर संगीता कुमारी। अश्वगंधा एक प्राचीन औषधीय पौधा है। इसकी जो सूखी जड़ें होती हैं उसी का उपयोग जो है टॉनिक बनाने में काम में आता है। तो हमारे किसान भाई इसकी खेती अवश्य करें। किसान भाइयों, वैसे तो अश्वगंधा की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जाती है, लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से इसकी खेती करनी है तो बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है और इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसकी बुवाई से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए, जहां पर किसान अक्सर चूक कर जाते हैं। इसलिए अश्वगंधा की सफल खेती के लिए आप खेत की तैयारी कैसे करें, आइए जानते हैं। जहाँ तक की बात हो मिट्टी की, तो इसकी मिट्टी कई तरह की मिट्टियों में उसको उपजाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए और लाल भी मिट्टी में इसकी खेती हो सकती है। बलुई दोमट में भी इसकी खेती होती है, जिसका पीएच मान जो है 7 से 8 के बीच में होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी खेती जो है खरीफ के समय, जबकि खेत में अच्छी तरह से नमी हो तभी इसकी खेती की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो खेत की तैयारी कर ली है, खेत की जुताई कर ली, उसमें पाटा चला दिया, खरपतवार को खेतों से निकाल दिया। तो वैसे तो खेती अमूमन किसी भी भूमि में लोग कर लेते हैं। अश्वगंधा की खेती करते समय अक्सर किसान इसे औषधि फसल सोचकर खाद और उर्वरक का प्रयोग नहीं करते, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी नहीं होती, साथ ही उत्पादन भी कम मिलता है। तो किसान भाइयों, अश्वगंधा की फसल में कितनी मात्रा में कौन कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करना है, आइए जानते हैं। तो उसमें खेत में है यूरिया तथा फास्फोरस या म्यूरेट ऑफ पोटाश 15 kg के हिसाब से खेतों में रोपाई से पहले इसको दे डालें। तो इसके रोपने के 2 तरीके होते हैं, एक छिटकावा विधि। तो जब हम छिटकावा विधि से रोपाई करते हैं तो 10 से 15 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। खेतों में बराबर से इसकी बीजों को छींटा जाता है और देखते हैं कि जब खेत में नमी हो तभी बीज को छींट देते हैं और उसके बाद कुछ दिनों के अंतराल पर, जैसे 2 से 3 दिनों के अंतराल पर उसमें थोड़ी सिंचाई कर देते हैं। और जब हम पौधे जब तैयार करके लगाते हैं तो इसके लिए 5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है और उसको हम पहले नर्सरी में उगाते हैं। तो जब हमारा पौधा 5 से 6 सप्ताह का हो जाता है तब उसको हम खेत में प्रतिरोपित करते हैं। तो जब खेत में हम प्रतिरोपित कर रहे हैं तो हमारा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये हमारे किसान भाई ध्यान दें कि इसमें जो है सिंचाई बहुत ही कम पड़ता है। बस पौधों को जीवित रखने के लिए आप 1-2 सिंचाई कर लें तो बहुत है। और फसल की बढ़वाड़ अवस्था में कई प्रकार के रोग व कीटों का प्रकोप होता है, जिनका समय से रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है।
तो इन रोग व कीटों की रोकथाम के लिए कौन सी दवा का प्रयोग कितनी मात्रा में करना है, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। 30 दिनों के उपरांत इसमें मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर दे तो फफूंद जनित रोगों से बचाव हो पाएगा। उसी तरह अगर हम कीड़ा से बचाव करना चाहते हैं, कीट व्याधियों से बचाव करना चाहते हैं तो रोगर का छिड़काव 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि अगर हमारे किसान भाई खेती करते हैं तो अच्छा उत्पादन मिलता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पनोर, जिला छिंदवाड़ा की कृषक सुधाकर लाल ने। यह दुधारू पशुओं में होने वाले आफरा रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुधाकर लाल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पशुओं में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि हरा चारा खा लेते हैं या ऐसी विषाक्त चारा जो खा लेते हैं या अपनी खुराक से जब पशु ज़्यादा भोजन ले लेते हैं तो ब्लोटिंग हो जाती है, उनके पेट में सूजन आ जाती है जिसे अफरा रोग कहते हैं। उसकी वजह से सांस लेने में पशु को दिक्कत होती है और पशु परेशानी में रहता है, दूध देना बंद कर देता है, थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो इसका किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो चारा देते हैं उसको डाइजेस्टेंट करें और उसको भिगो कर दें। इसके अलावा आप अपने दुधारू पशुओं को संपूर्ण पौष्टिक आहार प्रदान करें। अधिक मात्रा में दाना नहीं खिलाएं, कम मात्रा में भी ना दें, क्योंकि कम मात्रा में दाना देने से पशुओं में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे पशु के दूध के उत्पादन में भी कमी आ जाती है। और पशु को हरा एवं सूखा चारा संतुलित मात्रा में दें। इसके अलावा आपका पशु सड़ा गला चारा ना खाए, इस पर आप विशेष ध्यान दें। और जब भी आप पशु को हरा चारा या कुट्टी खिला रहे हैं तो उसको खिलाने से पूर्व आप ये अवश्य देख लें कि उसमें कोई लोहे की वस्तु, कील, ऑलपिन या पॉलीथीन तो नहीं है। इसलिए आपको अपने दुधारू पशुओं को इस रोग से बचाने के लिए इन सभी बिंदुओं पर विशेष तरह से ध्यान देना होगा, तभी आपके पशु इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। अब बात करते हैं रोग ग्रसित पशु के उपचार के बारे में। तो हमारे पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं को इस रोग से निजात दिलाने के लिए सर्वप्रथम इनका प्राथमिक उपचार कराएं। तो इसके लिए पशुपालक भाई अपने रोगग्रस्त दुधारू पशु के फूले हुए पेट पर तेल, गर्म पानी या गर्म कपड़े से उस पर मसाज करें। इसके साथ ही यदि पशु के आफरे में कमी आ रही है तो आप लकड़ी को उसके मुंह में बांध दें, जिससे कि उसके अंदर की हवा बाहर निकलती रहे, जिससे पशु को आराम मिलता है। और किसी पशु चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। एक ब्लोटोसिल आता है या डी ब्लोट आता है, सिरप आता है, उसको देने से पशुओं में आराम हो जाता है, पशुओं का सूजन कम हो जाती है। और यदि उससे भी इस बीमारी का कंट्रोल नहीं होता है तो आप घरेलू उपचार को प्रयोग में लाएं। जैसे तेल और तारपीन का तेल मिलाकर पिलाने से भी पशुओं को कुछ आराम मिलता है। और इस बीमारी से निजात पाने के लिए पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं को 5 से 10 ग्राम हींग को भी खिला सकते हैं। इसके अलावा आप पशु को मीठा तेल जो उपलब्ध हो, चाहे वो मूंगफली का हो या अलसी या तिल का तेल हो, उसके 400 मिलीलीटर तक की मात्रा अपने वयस्क पशु को आप पिला दें। कभी कभी अधिक हो जाता है तो र्यूमन को चिकित्सक की देखरेख में पंचर करके उसमें से गैस निकाल दी जाती है, जिससे ये बीमारी दूर हो जाती है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ज्यादा पैदावार के लिए बरबटी की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक तरीके से बुआई। अधिक लाभ के लिए बेबी कॉर्न मक्के की वैज्ञानिक तकनीकी से बुआई। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हमारा पता नोट कर लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कर लीजिए annadaata.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर आपसे होगी मुलाकात इसी समय कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।